हेलो बच्चा, तो जैसे कि आपने कमेंट किया था कि भैया चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर करा दो, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चों मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th दैट इज मोशन इन प्लेन का वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है ये बताऊंगा, उस पर फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और उनके न्यूमेरिकल कैसे प्रैक्टिस करने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होंगे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होंगे और एक एक न्यूमेरिकल आप इजिली कर पाओगे। तो इस वीडियो के बाद आप न्यूमेरिकल में भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत स्ट्रांग फील करोगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, एक चीज और बता दूं, इस वाले चैप्टर में बहुत सारा एक्सेस डाटा भी है। बच्चे सब कुछ पढ़ने जाता है ना, तो कई बार भूल जाता है कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या था, और फिर वो पूरा मेस बन जाता है, सब्जी मंडी बन जाती है भाई साहब। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों वो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3। पहला है वेक्टर, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरा है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप चाहो तो इन तीनों टॉपिक को ना घोल के पी लो भाई साहब। अगर ये तीनों टॉपिक आपको रटे हुए हैं, इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर आपको आता है, तो ये मान लो आप इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। और एक चीज और बता दूं पहले बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से, कि अगर आपने इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी सुना ही नहीं इस चैप्टर के बारे में, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भैया बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार या फिर स्लो मोशन में करके देख लेना, या फिर अटेंटिव फोकस होकर सुनोगे तब भी मजा आएगा आपको। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर मान लो, या फिर स्कूल में कहीं सुना हुआ है, तो आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर को। चैप्टर नंबर 3 वन शॉट रिवीजन वीडियो रखेंगे, कोशिश करेंगे, और मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। जितना इस वीडियो में बताऊं उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मान लो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कभी न्यूमेरिकल है ही नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बाद बच्चों पढ़ोगे दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और तीसरा पढ़ोगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले वेक्टर। वेक्टर के बाद अगर आप जेई मेंस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बच्चों मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो इन दोनों से छोटा टॉपिक पड़ता है। मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक उठाऊंगा बच्चों वेक्टर। अब वेक्टर में पढ़ना क्या है ये सब बताते जाऊंगा, बस फोकस होके ध्यान से सुनते रहो। आपका चैप्टर क्लियर कराने का काम मेरा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं भाई साहब कि भाई साहब इजीली क्लियर हो जाएगा चैप्टर। देखो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, वेक्टर, ठीक। और वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है, वेक्टर में मैक्सिमम 3 चीजें। पहला तो आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ने, पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि बेसिक में क्या क्या आता है, जैसे मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा आप पढ़ोगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जहां पे आप दो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हो, उसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट। और फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट सुना ही होगा आपने, 2 टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं इसके, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलो भाई अब मैं आपको एक एक करके समझाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर बच्चों वेक्टर में मैं बोलूं बच्चों कि भैया सबसे पहले आपको बेसिक्स कवर कर लेने चाहिए, तो आप पूछोगे किस टाइप के बेसिक्स। तो सबसे पहले तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि टीचर क्या करता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ना करके पहले से मान लेता है बच्चा पढ़ क्या। हाँ भाई ठीक है, सभी बच्चों ने सुना होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ोगे उसको 2 पार्ट में आपने बांट रखा है, ये बच्चों ने सुना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा लिया होता है। स्केलर और दूसरे का नाम होता है वेक्टर। स्केलर किसे कहते हैं आपको पता है, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इनके पास नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिर्फ अमाउंट। जैसे मैं 5 लीटर कहूं तो 5 लीटर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड है। मैं कहूं 10 न्यूटन का फोर्स, दैट 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड। मैं कहूं 5 केले तो 5 जो नंबर मैंने बोला वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर होता है, अपने दिमाग में ये फिट कर लो। कुछ बच्चों को मैग्नीट्यूड में भी दिक्कत होती है। और दूसरा वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो मैं आपको हर बेसिक चीज, जहां पे मैं देखो ये पढ़ाते पढ़ाते मेरा 10 साल हो गया, तो जब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता होता है कि बच्चा कहां फंस है। बच्चों को ऐसा बात नहीं कि बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, बच्चों को जो बेसिक्स फंसे हुए हैं ना, कि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ये क्या हो गया, वही कोई क्लियर नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। देखो अब आपको समझ में आ गया, अच्छा जिनके पास सिर्फ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो स्केलर में काउंट होगा। जिनके पास नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसे हम वेक्टर कहेंगे। एग्जांपल के लिए फोर्स, अब मैं कहूंगा 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। 5 न्यूटन का धक्का तो लगा है, मैग्नीट्यूड दे दिया। ईस्ट कह रहा हूं मैं, टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर ऊपर की तरफ फोर्स लगा है या फिर नीचे की तरफ फोर्स लगा है, हमेशा डायरेक्शन बताते हैं फोर्स में। तो जहां डायरेक्शन बताना कंपलसरी हो, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज किस में आती हैं,
वेक्टर में आपने एग्जांपल पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल बेसिक वाले नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से। आपको नहीं पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन से वेक्टर है, बहुत बेसिक सवाल है भाई, क्लास 11 साइंस हो। आ जाओ, अब वेक्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें इस चैप्टर में वेक्टर के बारे में पढ़ना है, इसके लिए क्वांटिटीज के बारे में नहीं पढ़ना डिटेल में। देखो वेक्टर में क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले तो बेसिक में आता है बच्चों रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर निकालना, मैक्सिमम 3 चीज खत्म, फिर डायरेक्टली एडिशन पे आ जाओ। बाकी सारी चीज जो आपने पढ़े होंगे, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, वो सारे सिर्फ एक्सेस डाटा ही मान लो, वो याद करने की जरूरत ना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बस। सबसे पहले आएगा आपका कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, रिप्रेजेंट दिखाएंगे कैसे वेक्टर को, कैसे पहचानेंगे वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर हो तो उसके ऊपर माथे पे उसके तीर लगा होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। अगर मैं लिख दूं P है और उसके ऊपर तीर लगा दूं तो आप पढ़ोगे इसको वेक्टर P। जिसके माथे के ऊपर एरो लगा हुआ है, जिसके भी सर के ऊपर तीर लगा हुआ है, वो वेक्टर है। इसी वेक्टर को अगर मैं किसी मॉड में बंद कर दूं, मॉड मतलब समझते हो जो ऐसे करके आपने 11th में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, -5 का जो मॉड होता है वो प्लस का 5 होता है ना, मॉड इसका माइनस छीन लेता है, उसी मॉड की बात कर रहे हैं। अगर किसी वेक्टर को बच्चों मॉड में बंद कर दो आप, मॉड में, तो ये सिर्फ इसका ए बाहर निकल जाता है। मॉड क्या करता है, जो मॉड है वो कहता है भाई बिना कुछ लिए जाने दूंगा, कुछ तो दे। जैसे एग्जांपल के लिए -5 लिया था मैंने, -5 को कहता है भाई कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे बाहर नहीं जाएगा, मेरे चंगुल में आ गया तो ये इसका माइनस छीन लेता है, कहता माइनस दे, 5 को भगा देता है, चल बाहर निकल, ऐसा करके। वैसे करके अगर कोई वेक्टर फंस जाए तो उसके पास तो माइनस है नहीं, इसके पास तीर है, एरो, कहता वेक्टर दे, तीर ही छीन लेता है भाई, वेक्टर ही छीन लेता है, सिर्फ बाहर क्या निकाल देता है, ए। अगर मैं लिखूं पी वेक्टर का मॉड तो क्या लिखोगे आप, पी, और ये है कौन, मैग्नीट्यूड्स हैं। इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसको भी पढ़ोगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चाहे मैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए बच्चों क्लियर कर रहा हूं मैं इस चीज आपको। जैसे मैं लिख दूं पी तो ये वेक्टर पी है, लेकिन अगर मैं इसको मॉड में लिख दूं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिखा, मॉड में ना लिखा, सिर्फ पी लिख दिया, इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड लिखा। इन दोनों का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब होता है वेक्टर पी। ये है वेक्टर पी, वेक्टर पी, ठीक। अब ये तो हो गया एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन। दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन, देखो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को जब लिखा हुआ नजर आता है ना क्वेश्चन में, तो बच्चे उसको पढ़ ही नहीं पा रहे होते सही से। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं आंख बंद करके याद करते चलो, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कभी किसी चीज की नीड पड़ेगी भाई साहब। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पहला। दूसरा क्या कि हम सिर्फ एरो बना के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे मान लो ये वेक्टर ए है, ऐसे लिख दिया मैंने इसके ऊपर, अब इसका जो एरो की लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, मैग्नीट्यूड, और इसका जो ये एरो है वो उसका डायरेक्शन बताना होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। पहला वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो बताओ ए और बी में कौन बड़ा वाला वेक्टर है, कौन छोटा वाला? तो आप सीधे देख के बता दोगे कि अच्छा ए की लंबाई ज्यादा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ए वेक्टर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू बी वेक्टर। समझ में आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं एरो पलट दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अगर मैं कहूं एक इधर की तरफ है और दूसरा इधर की तरफ, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, तो बताओ पी और क्यू में कौन बड़ा है इस बार? तो आप बोलोगे भैया इस क्यू की लंबाई ज्यादा है तो क्यू वेक्टर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू पी वेक्टर। सही बात है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? तो डायरेक्शन इनका अपोजिट है। ये कैसे पता चला आपको? एरो देख के। तो ये हो गया दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और मैक्सिमम तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, उसी पे न्यूमेरिकल आते हैं, जिसको हम बच्चों कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा बच्चा आपका। कार्टेशियन फॉर्म मतलब बचपन में आपने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा मैं आपको। देखो आपने सुना होगा बचपन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सुना था सबने। अब जो 11th क्लास में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, आई उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, पढ़ा होगा आपने शायद। वाई एक्सिस को जे कैप से, और बताओ जेड एक्सिस को एग्जैक्टली के कैप से डिनोट करने लग जाते हैं, राइट। मैं वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि है 2i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप, ऐसे लिख दिया मैंने। वेक्टर को मैक्सिमम 3 फॉर्म में लिखा जाएगा, या तो तीर लगा के, या फिर खुद तीर बना के, या फिर ij के। मैक्सिमम 3 रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपके दिमाग में सेटल हो गया होगा। वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो।
वेक्टर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो मैक्सिमम 3। या तो वेक्टर के मतलब अल्फाबेट के ऊपर तीर लगा दो तो वो वेक्टर बन गया, या तो खुद ही तीर खींच दो तो वो वेक्टर बन गया, या फिर आईजेके में लिख लो, आईजेके में लिख दो तो भी वेक्टर बन गया। मैक्सिमम 3 टाइप की रिप्रेजेंटेशन, खत्म। अगर किसी का मॉड लिख दूं, किसी वेक्टर का मॉड लिख दूं, जैसे ए वेक्टर है इसका मॉड लिख दूं, तो इसका मतलब सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड। इतना बेसिक्स अगर आपको क्लियर है, अब मजा आएगा समझाने। चलो अब मैं मान लेता हूं कि आपको ये 3 चीज क्लियर हो गई, ठीक। वीडियो को पॉज कर करके अगर आप चाहो तो नोट्स बना लेना, वरना पूरा सुन लो और फिर लास्ट में नोट्स बना लेना। और मैं कोशिश करूंगा जितना ही पढ़ा रहा हूं बच्चों, इसका जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं आपको नीचे एक लिंक दे देता हूँ, हमारा ही एक व्हाट्सएप का चैनल है, वहां पे उसको आप ज्वाइन कर लेना। इसके जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको आराम से मिल जाएगा। मस्त आराम से नोट्स बनाते रहना, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझो, फोकस होकर सुनते रहना। अभी इस चैप्टर को क्लियर कर दूंगा मैं। अब क्या है बच्चों कि जो ए वेक्टर है वो इतना है, लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक। रिप्रेजेंटेशन के बाद आप दूसरा सीखते हो कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। बेसिक्स में मैक्सिमम 3 चीजें सीखनी है। हम अभी आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर सिखा रहे हैं, इसके अलावा इन 3 चीज के अलावा ना कुछ मत पढ़ना भाई। टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है तो भाई साहब इतना लेंथी पढ़ाता है कि जो कभी नहीं आएगा, कभी पूछा नहीं जाएगा जिंदगी में। सबसे पहले बेसिक में हम 3 चीजें पढ़ाते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, और तीसरा उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। यूनिट वेक्टर ये रहा मैक्सिमम 3 चीजें। मैग्नीट्यूड है दूसरा वाला, मैग्नीट्यूड, और पहला वाला है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक। मैक्सिमम 3 चीज आती है। आप मान लो आपको बेसिक्स आ गए भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं। रिप्रेजेंट कैसे करता है आपने सीख लिया, 3 तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। अगर मैंने कोई वेक्टर लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेगा, आपके फर्स्ट यूटी में भी आएगा, मिड टर्म में भी आएगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों मैग्नीट्यूड। रफ कॉपी ले लेना बच्चों, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप करोगे भाई साहब, और कमेंट करने की हो रही है आंसर, मैं कमेंट पढ़ता हूं सबके। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एग्जांपल नंबर 1 मैं एक करके दिखाऊंगा, 2 आप। ए एक वेक्टर है जो कि मैंने रिसेंटली अभी लिया था, दैट वाज 2i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो एक वेक्टर है a, इसका x एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है 2, x एक्सिस पे इसका 2 पे है, ये y एक्सिस पे -2 पे है, और z एक्सिस पे है 1 पे। कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 होता है। तो ये इसका x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के हिस्से बता रहा है कि ये x एक्सिस में इतने पे है, x एक्सिस y एक्सिस पे इतने पे, z पे इतने पे। अब मैं आपसे बोलूं चलो भैया ठीक है, आप समझ गए कि एक वेक्टर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दो बस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सबको पता है भैया, मॉड में बंद कर दो उसको तो क्या निकल जाता है, अभी बताया था, मॉड में बंद कर दो तो क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको सिर्फ ए भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, सिर्फ ए। अब इसका फॉर्मूला चाहे इसको डायरेक्टली लिख दो चाहे ए को लिख दो, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। खत्म। ए एक्स मतलब क्या है कि उसका एक्स एक्सिस में हिस्सा कितना था, ए वाई मतलब वाई एक्सिस में हिस्सा, एंड ए जेड मतलब जेड एक्सिस में हिस्सा। अगर मुझे इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो यहां बता रहा हूं, पेन चेंज कर लेते हैं कलर। देखो अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ए वेक्टर का मॉड निकाल के दो भाई, मैग्नीट्यूड निकाल के दो, तो आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला है, लगा दो। अंडर रूट ए एक्स मतलब कौन था 2, ए वाई मतलब -2, ए जेड मतलब +1, तो हम ए एक्स की जगह में 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस ए वाई की जगह में -2 का स्क्वायर लिखना, सिर्फ 2 मत लिख देना, -2 का स्क्वायर। ठीक, कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं, वो गलती नहीं करना, पूरा -2 का होल स्क्वायर होगा, और k के आगे कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। ऐसे करके हमने कर दिया, सॉल्व कर दो, बहुत इजी है। इसको सिर्फ a लिखा जा सकता है आगे, तो मैं a लिख दूंगा। ठीक, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर +4 होता है, +4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 4 8 और 1 9, तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों a जो निकला, a का मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वो निकला रूट का 9, रूट का 9 मतलब बच्चों कितना बाहर निकल जाएगा 3। ये रहा हमारा आंसर। यानी कि ये जो आपका एक वेक्टर था जो 2i कैप -2j कैप इस कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, सिर्फ 3 के बराबर। सिंपल था, मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, तभी जाके चैप्टर में आगे मजा आएगा, आपको बाकी चीजें सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। और एज पर आवर डील
कि एक क्वेश्चन मैं करूंगा और 2 क्वेश्चन भाई आप करोगे। तो जल्दी से मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसके आंसर निकले। जिसके आंसर निकले भाई बिल्कुल सही, उसका मैं कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा, अप्रिशिएट भी होगा। चलो दूसरा, मैं कहता हूं P एक वेक्टर है, P एक वेक्टर है बच्चों, जो कि है 3i कैप 3j कैप, ले लो, नहीं आई कैप ही लेंगे, 1 मिनट बस, 3i कैप प्लस में 0j कैप और प्लस में 4k कैप। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। ठीक है, उसी तरीके से अंडर रूट पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर। फिर दूसरा मैं आपको कहता हूं R एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है मैं आपको देता हूं i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। चलो भाई जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन के आंसर निकाल के बताइए और कमेंट करके बताओ। अभी करो भाई, अभी ऐसे वेट नहीं। अरे ये तो भाई उल्टे हाथ का कैलकुलेशन हो गया होगा आपके लिए। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर रूट लगा दो बस, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर रूट लगा दो बस, बीच में तो इसमें 0 ही है। चलो आई होप कि आपने लिख लिया होगा और कमेंट कर लिया होगा। मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ बच्चों, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो चेक भी कर लेना। इसका आंसर आएगा मेरे ख्याल से 3 4 है, तो यह आएगा मैग्नीट्यूड में 5, और इसका आंसर आएगा बच्चों 3। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस के आंसर सही निकले। ठीक, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, वेक्टर में आपने पहला सीखा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 3 तरीकों से। दूसरा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम, है ना। और तीसरा अब आप सीखोगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है यूनिट वेक्टर का। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो टीचर भाई साहब बिल्कुल लास्ट में सिखाएगा। कब, जब बच्चे की एनर्जी मर जाएगी, चैप्टर समझ में जाना, बाउंस बैक होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो तीसरा और लास्ट वो है यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं पढ़ना बेसिक्स में। इसके बाद डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ पे आ जाओ और फिर उसके बाद डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओ, वेक्टर खत्म। वेक्टर है आसान, मतलब कई बार टीचर मुश्किल बना देते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूं। देखो अब यूनिट वेक्टर में क्या है, यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 के बराबर। पहले आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, और जो डायरेक्शन होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी। ठीक, तो ये 2 बातें याद रखोगे। आपको कोई पूछे कि अच्छा बता यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। कोई पूछे एग्जांपल बता कोई यूनिट वेक्टर का, तो अभी आपने पढ़ा यूनिट वेक्टर। देखो हम समझाता हूं मैं। देखो मान लो कि मैंने ऐसे लिखा ए और उसके ऊपर एरो, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, वेक्टर ए पढ़ोगे आप इसको, वेक्टर ए। अगर मैंने इसके ऊपर मॉड लगा दिया या फिर सिर्फ ए लिख दिया, इसका मतलब क्या है, अब आप इसे पढ़ोगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूं कि भैया 2 टाइप तो आपने सीख लिए, अब मैं आपसे कहूं कि यही एक वेक्टर था, उसके ऊपर एरो लगाया नहीं मॉड में बन के चाइना वाला कैप लगा दिया ऐसे। अरे वो नेपाल में देखा ना, जब चाइना वाला ऐसे कैप लगे होता है, ऐसे वाला, वो वाला कैप, तो चाइना वाला कैप लगा दूं तो इसे क्या कहेंगे, तो बच्चों ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी वेक्टर के ऊपर एरो हटा दो, चाइना वाला कैप लगा दो, इसको क्या पढ़ोगे, यूनिट वेक्टर पढ़ोगे। अब आप यूनिट वेक्टर ऑफ ए ऐसे पढ़ोगे आप। अब यूनिट वेक्टर, अब एग्जांपल मैंने अभी बोला था ना, अभी आपने एग्जांपल पढ़े हैं। एग्जांपल क्या क्या पढ़े हैं आपने, अभी आपने क्या कहा था, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को लिखते थे ना, आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं और के कैप लिखते हैं, ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसके ऊपर कैसे वाला कैप लगा, चाइना वाला। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका मैग्नीट्यूड 1 1 है। हाँ बस इनके डायरेक्शन डिफाइंड है कि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, वाई कैप मतलब जे एक्सिस, सॉरी जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और के कैप मतलब जेड एक्सिस। ठीक, तो ये एग्जांपल में ले लेना कि भैया हाँ 3 एग्जांपल है, ऐसे करके। तो आपको ये बिल्कुल बेसिक जब समझ में आ गया कि भैया यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं,
जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन हो सकता है डिफाइंड हो सकता है नॉट डिफाइंड भी हो, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो उसके ऊपर चाइना वाला कैप लगा देते हैं। अब बनता है इसके बाद न्यूमेरिकल कि भैया किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले कैसे, और ये 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक। देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए, तो बच्चों सबको समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं यहां वापस यूनिट वेक्टर लिख देता हूं। देखो अब मान लो एक एग्जांपल मैं करूंगा, अगर देखो भाई शर्त वही है, एक एग्जांपल मैं करूंगा, 2 एग्जांपल आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। स्ट्रांग भी तो बनना है। देखो मान लो ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस बार मैं आपको देता हूं 6i कैप प्लस में 8k कैप, ऐसे लिख दिया। हो सकता है वो कोई दे ही ना, जैसे जे नहीं दिया इसमें, या फिर हो सकता है आई और जे दे के के ना दे आपको, तो इसका क्या करना होता है वो भी समझा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड करो ए का यूनिट वेक्टर, ये फाइंड करके दो। तो बच्चों जैसे आपने पढ़ा था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, वैसे ही यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है कि भैया वेक्टर को पकड़ो और उसको उसी के मॉड से डिवाइड कर दो, बस ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। एग्जांपल के लिए अगर मैं पी के लिए लिखता हूं कि पी का यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि भैया पी वेक्टर को पकड़ो और पी वेक्टर के मॉड से उसको डिवाइड कर दो, बस छोटा सा फॉर्मूला। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले उस वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दो। कैसे, एग्जांपल देके समझाते हैं, चिंता क्या कर रहे हो। जब हम हैं सुभाष भैया हैं तो आपको फिजिक्स में चिंता करने की ना जरूरत है भाई, फिजिक्स आसान और इंटरेस्टिंग बनाने की गारंटी हमारी। सुनो अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल के लिए पी का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे हमने ए लिया था इसी का निकाल देते हैं, इसी का निकाल देते हैं भाई। हमने ए वेक्टर ले लो, ए वेक्टर कितना है 6i कैप प्लस में 8k कैप जे कैप दिए, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप बोलोगे भैया पहले तो वेक्टर लिख दो, ए वेक्टर मतलब वेक्टर लिख दो 6i कैप प्लस में 8j कैप, जो ना दे रखा हो बच्चों उसको लिखते ही नहीं या फिर जीरो मान के चलते हैं। डिवाइड कर दो उसके मॉड से, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अंडर रूट पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, उसी तरीके से पहला कौन है 6 का स्क्वायर, दूसरा कितना है जे लिखा ही नहीं तो 0 का स्क्वायर, के कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, एज इट इज लिखा जाएगा। आगे लिखूंगा वापस वही चीज लिख रहा हूं, ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू में 6i कैप प्लस में 8k कैप डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो रूट में 36 प्लस में 64 और 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 64 प्लस में 36 100, और 100 में से रूट में से बाहर निकालूंगा तो ये 6i कैप प्लस में 8k कैप और डिवाइडेड बाई 100 हो गया। इसी को थोड़ा ऊपर करके हम यही समझाएंगे आपको। देखो भाई ये सारा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, चिंता नहीं करने का आपको, बस जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप वाला, जहां पे आपको एक्सेस मतलब बहुत सारे पीडीएफ भी मिलेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे फ्री में, बिल्कुल मजे में। देखो भाई अब है अगला वो सी लिख रहा हूँ 6i कैप प्लस में 8k कैप, ठीक, डिवाइडेड बाय 100 का मतलब कितना था, रूट का 100 मतलब 10 बाहर निकल जाएगा, और फिर इन 10 को अलग अलग लिख दो। आप लिखोगे मैं ही लिख देता हूँ ए वेक्टर, छोटी मोटी बातें हैं मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार में पहली बार समझ में आ जाए, और जब एक बार बच्चों को समझ में आ जाए तो फिर तो उनकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। जैसे 10 है बच्चों, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया हमने। अब ये डिविजिबल हो तो काट दिया करो, ये नहीं कि भैया 6/10 डिवाइड हो रहा है लेकिन हम फिर भी नहीं काटेंगे। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 6/10 0.6 होता है तो आप उस तरीके से लिख सकते हो उसको कि भैया 6/10 कितना होता है 0.6 आई कैप, 8/10 कितना हो जाएगा 0.8 और के कैप, ये हमारा आंसर हो गया। वो जो वेक्टर ए था ये वाला हमारा, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं उसको, ये जो हमारा वेक्टर था इसका यूनिट वेक्टर क्या निकला, ये है इसका यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। क्या किया हमने, उसी वेक्टर को उसी के मोड से डिवाइड मार दिया। आई होप कि आपको समझ में आया। एक बार आंखें भर के देख लो भाई, तो एग्जांपल करनी पड़ेगी, ना 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 ऐसा ना मानूंगा भाई, जल्दी से एक बार देख लो। हमने क्या किया, वेक्टर लिया और वेक्टर के ही मोड से डिवाइड करते हैं। मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही करना है आपको दो एग्जांपल में ताकि आपका हाथ बैठ जाए। चलो मैं आपको यहीं पे इसको छोटा करके यहीं पे आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप इसको देखना चाहो तो देख देख के भी सॉल्व कर सको।
यहाँ रख देता हूँ उसको एंड मैं आपको एग्जांपल दूंगा बच्चों यहाँ पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करोगे भाई उतने तगड़े बन जाओगे आप। एग्जाम्पल नंबर 2, और मैं आपसे दे रहा हूं कि इफ R एक वेक्टर है जो कि है i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप, देन फाइंड R का यूनिट वेक्टर। ठीक, दूसरा, अभी आंसर भी बता दूंगा ताकि आप चेक कर सको बाद में। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो P एक वेक्टर है, ठीक, और मैं आपको दे रहा हूं ये 4i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 4k कैप, ऐसे दे दिया मैंने आपको। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ P। और जिस बच्चे ने दोनों आंसर निकाल दिया बिल्कुल सही से, मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना भाई साहब, शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। अब मैं आपका इसके लिए आंसर लिख दे रहा हूं कि दोनों का आंसर क्या क्या आना चाहिए। सॉल्व कर लो, रफ कॉपी में ही सॉल्व कर लो, लेकिन कर लो बच्चों। इसका जो आंसर आना चाहिए आपका, वो आप लिखोगे R का जो यूनिट वेक्टर है वो आएगा कितना कितना है, 1 2 2 है तो आप लिखोगे इसमें i/3 आएगा, फिर 2/3j कैप आएगा, 2/3j कैप और प्लस में 2/3k कैप। मुझे कमेंट करके बताओ किस किस का आंसर सही निकला। i/3, 2/3j कैप और 2/3k कैप, ये आएगा बच्चों इसका आंसर। दूसरे में आ जाते हैं, इस वाले में, इसका भी आंसर बता देता हूं मैं आपको कितना कितना है। ये आया 4 है, ठीक है, तो 4 और 4 8 हो गया, 16 और 16 और 4 16 दूनी 32 और 4 36 हो गया, 6 आएगा फिर इसका मतलब। और इसका जो यूनिट वेक्टर निकालोगे बच्चों वो निकलेगा आपका 6 आया तो 2/3, जो डिविजिबल हो डिवाइड कर देना, 2/3 i कैप प्लस में फिर से j/3 और माइनस में 2/3k कैप, ये इसका आंसर आना चाहिए इस वाले का। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसके दोनों आंसर सही निकले। तो ये थे बच्चे पूरा बेसिक ऑफ अ वेक्टर। बेसिक ऑफ अ वेक्टर में आपने क्या क्या सीखा, मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपने सीखा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो अल्फाबेट के ऊपर तीर लगा होना चाहिए, या फिर खुद तीर खींच दो, और या नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप में लिख दो। ये तीनों तरीके हैं वेक्टर को लिखने के। अगर मॉड लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, चाइना वाला कैप लगा दोगे तो यूनिट वेक्टर की बात होगी। बस पहला हो गया रिप्रेजेंटेशन। दूसरा था आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे ऐसे, अंडर रूट पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तभी निकलेगा जब कार्टेशियन फॉर्म दे रखा होगा, आई जे के दे रखा होगा, तभी निकालोगे, चिंता ना करो। आई जे के में दे रखा होगा, अंडर रूट हर बार ऐसे करो, आंसर निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकल गया। तीसरा था बच्चों यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला था। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को ही वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, वेक्टर को ही जौन सा वेक्टर बोले उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, तो ये निकल जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। होता क्या है यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डिफाइन मतलब डायरेक्शन नॉट डिफाइन, या फिर डिफाइन भी हो सकता है। एग्जांपल पूछ ले तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप किसको एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप किसको वाई एक्सिस को, और के कैप किसको जेड एक्सिस को। तो ये थे पूरे बेसिक्स ऑफ वेक्टर। इतना समझ लेते हो आप तो ये मान लो कि आपको वेक्टर है कौन, क्या करता है वो, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये समझ में आने लग जाएगा। अब इसके बाद वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं या फिर वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये समझाऊंगा मैं आपको। तो चलो जल्दी से आप चाहो तो एक बार इसको देख लो, समराइज कर लो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। हो रही भाई, रिकॉर्डिंग हो रही। देखो भाई, अब जैसे आपने बेसिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मैं सच्ची बताऊं, वेक्टर थोड़ा बदतमीज था। वेक्टर कहता है कि भाई देखो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसने अपने लिए अलग से लॉज बनवा दिए, नियम बनवा दिए, और आपको टीचर ने पढ़ाया भी होगा। और अच्छे से हो सकता है कुछ स्कूलों में डेरिवेशन भी कराई गई होगी, कुछ स्कूलों में स्किप कर दिया गया डेरिवेशन। तो आपके पास दो लॉ, नाम पढ़ लो बस, इनके डिटेल में कुछ नहीं जाना भाई। सिर्फ 2 फॉर्मूले पे पूरा एडिशन सॉल्व होता है, पूरा एडिशन, सिर्फ 2 फॉर्मूले। कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा के दे दे टीचर, कुछ भी पूछ ले, आप 2 फॉर्मूले के बिहाफ पे सब कुछ कर दोगे। और पहले बच्चों को इतना एक्स्ट्रा स्टफ पढ़ा देते हैं, बच्चे का माइंड हो जाता है सैचुरेट, जिसकी वजह से वो आगे मेन कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं पाता या फिर भूल जाता है। तो नाम क्या क्या थे, ट्रायंगल,
TRING, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पूरा नाम याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्या नाम था पहले लॉ का? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इवन आपको याद भी होगा। और दूसरे का नाम था बच्चों पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 लॉ है, लेकिन दोनों में सिर्फ स्टेटमेंट अलग है, दोनों के फॉर्मूले सेम। कितने फॉर्मूले मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इसके बाद इस चैप्टर का कुछ बच नहीं जाएगा आपके पास। ये मतलब मान लो निचोड़ है, निचोड़ समरी। न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो क्वेश्चन बनने हैं वो कितने में बनने हैं, सिर्फ 2 फॉर्म। पहला आपको याद कर रखना है कि मान लो कि 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ऐसा करके दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुए, तो ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर्स भी कही जाती है, वो याद करने की जरूरत है। अभी मान लो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो जो जोड़ के आंसर आएगा उसको रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट, ये वर्ड सुना होगा आपने, कुछ बच्चों को कई बार क्लियर नहीं होता इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ हिंदी वर्ड, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब होता है रिजल्ट, आंसर, आंसर कितना निकला, तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? तो आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर प्लस वेक्टर तो भाई वेक्टर ही होगा ना, 2 वेक्टरों को आप जोड़ रहे हो तो तीसरा जो आएगा वो वेक्टर ही होगा, और उसको क्या बोलोगे आप? रिजल्टेंट। और किससे डिनोट करोगे? आर से। तो इन दोनों को जोड़ के आप तीसरा वेक्टर आएगा कहां? तो याद रखना इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा, ये रहा रिजल्टेंट। इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं अभी आपको। ये हो गया ए वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। मैं आपको कहूं कि दूसरा, अच्छा भैया आप क्या कहना चाह रहे हो कि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा, हमेशा। एग्जांपल के लिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, दोनों को मैंने कहा जोड़ दो, तो रिजल्टेंट कहां आएगा? इनके बीच में। अगर मैं आपसे कहूं एक और ले लो भाई, एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ ले लिया, ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया मैंने, मान लेते हैं ये ए और ये बी, तो बताओ अब रिजल्टेंट कहां आएगा? ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा। समझ लो, 2 वेक्टर के हमेशा बीच में ही रिजल्टेंट निकलता है, कहीं पे, एकदम बीचों बीच नहीं निकलता। मैं कह रहा हूं दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं रिजल्टेंट निकलेगा। अब ये कहां निकलेगा? ये फॉर्मूले से निकल जाएगा भाई। तो आपको ये समझ में आएगा, चलो ठीक है, जब भी कोई 2 वेक्टर दिया जाएगा रिजल्टेंट बीच में कहीं पे आएगा। अब भैया फॉर्मूले बता दो कि निकालेंगे कैसे? ये रिजल्टेंट निकालना पड़ता है बस। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। रिजल्टेंट चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला है कि 2 वेक्टर को ऐड करना पड़े, ए और बी वेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो जो आंसर निकलेगा आर वेक्टर, मैं यहाँ पे एंड की जगह में प्लस लगा देता हूँ। अगर मैंने 2 वेक्टर बच्चों जोड़ दिया, अगर आपने 2 वेक्टर जोड़ दिया तो आंसर क्या बनेगा? आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर के पास 2 चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हाँ या ना बोलो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, तो दोनों के फॉर्मूले हैं। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है और डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, बस यही 2 फॉर्मूले आपको लिखने हैं। इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके हाथ साफ कर लेना, बस खत्म, मजा आ गया, आप सबसे वैसे आगे निकल जाओगे। अब इस आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलूं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ भाई, ए और बी को जोड़ दिया मैंने, तो आर का जो मैग्नीट्यूड निकलता है बच्चों, वो आपने फॉर्मूला रटा भी होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, पहले का मॉड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का। पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस में दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस में पहला मतलब 2ab cos थीटा, जहां पे a और b मतलब है वेक्टर्स और थीटा जो है बच्चों वो है थीटा। थीटा जो है बच्चों वो है एंगल। एंगल किसके बीच में? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। जिन 2 वेक्टर्स की बात करो उनके बीच में एंगल कितना है? तो एंगल बिटवीन a एंड b वो है थीटा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, 2 फोर्सेस लग रहे हैं मान लो, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो मान लो 90 डिग्री ले रहा हूं मैं, ऐसे करके तिरछा ले लिया 90 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट कहां निकलेगा? इन दोनों वेक्टर को, इन दोनों फोर्स को जोड़ दूं जो 90 डिग्री पे है, तो आंसर कहां निकलेगा? तो हम बोलेंगे सिंपल सी बात है, बीच में कहीं पे निकलेगा भाई सब रिजल्टेंट आर। मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भैया निकाल देते हैं। याद रखना ए और बी में हमेशा ए छोटा होता है और बी बड़ा होता है। जो फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले में ए हमेशा छोटा होगा, बी हमेशा बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 वेक्टर दिए मैंने आपको, है ना, अब वो तो हमेशा थोड़ा बोलेंगे कि ए इसको लो बी इसको लो, तो जो छोटा हो उसको ए मान लेना, हमेशा फिक्स ट्रिक है भाई साहब, और जो बड़ा हो उसको बी मान लेना।
आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। हम बोलेंगे ठीक है भैया रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने बता ही दिया है, पहले का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर मतलब बड़े वाले का स्क्वायर, b हमेशा बड़ा होता है, प्लस में 2a मतलब 3 और b मतलब 4 और लास्ट में cos और थीटा कितना था 90 दे रखा था, cos 90, cos 90 कितना होता है मन में बना है भाई साहब? बच्चे साइंस वाले बच्चों से एक ही शिकायत है भाई साहब, बच्चे चाहे 12वीं पास कर ले लेकिन थीटा याद नहीं करेंगे भाई साहब, सच्ची बता रहा हूं। आज cos 90 जीरो होता है, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, नहीं पता तो याद कर लो यार, बताओ साइंस ले रखे आप तुमने। तो cos 90 होता है बच्चों जीरो, तो ये जीरो इंटू में ये पूरा टर्म यहां से लेके यहां तक ये पूरा जीरो हो जाए, बचेगा कैसे? ये 3 का स्क्वायर तो हम 9 लिख देंगे सीधे सीधे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो बाकी ये इतना रूट लगाने की जरूरत ही ना हो। अब हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट निकाल दो भाई, 9 प्लस में 16 कितना होता है 25, तो रूट का 25 यानी कि आर जो आएगा वो 5 न्यूटन आ जाएगा, ये रहा आंसर। अब इसका मतलब क्या समझोगे कि वो जो दो फोर्सेस थे ना, एक 3 न्यूटन वाला एक 4 न्यूटन वाला, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5, जो कि एंगल एक 3 पे था एक 4 था और दोनों के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री, तो ऐसे दो वेक्टर को जोड़ोगे तो आंसर आएगा बीच में और कितना आएगा 5। ये मत बोलना 3 प्लस में 4 7 होते हैं, एंगल का भी खेल होता है, वेक्टर चल रहा है, बेसिक मैथ नहीं चल रही, समझ में आया सबको? एंगल पर डिपेंड करता है कि भाई क्या आएगा। तो ये था मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका एडिशन में। आई होप कि आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो फिर एक एग्जाम्पल तो करना बनता है। देखो ना भाई मजा नहीं आएगा, नहीं यार एग्जाम्पल से तो सॉल्व ना करोगे कॉपी पेन ना उठाओगे कैसे मजा आएगा। अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे दूं जल्दी से, मैं आपसे कहूं कि ये 6 न्यूटन का है और ये 8 न्यूटन का है और बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बताओ जो इसका रिजल्टेंट आएगा बीच में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जल्दी से मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ इस आर वेक्टर का, कमेंट करो भाई साहब, जल्दी से कमेंट करो। और फिर मैं आपसे कहूं कि देखो भाई बात डील होती है। एग्जाम्पल नंबर 3 करोगे आप उसी फॉर्मूले को लगा के, मैं आपसे कहूं कि ये रहा एक वेक्टर है 2 न्यूटन का या फिर 2 कुछ भी दे दूंगा यूनिट, 2 न्यूटन नहीं ले रहा हूं फिलहाल, और दूसरा है 3 न्यूटन का, लेकिन इनके बीच में एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो बताओ रिजल्टेंट कितना निकलेगा? तो इस बार क्या करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए? देखो पहले का आंसर बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, अभी तो बताया मैंने। इसका आंसर आएगा, रिजल्टेंट आएगा बच्चों 6 8 का आएगा, ये 10 आएगा, 10 न्यूटन आंसर आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ आप निकाल पाए कि नहीं। वही फॉर्मूला लगा दो, cos 90 लगेगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर पहले 6 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर फिर रूट निकाल के आंसर निकाल देना। और इसमें कैसे करोगे? इसमें लिखोगे अंडर रूट छोटे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में पहला इंटू में दूसरा इंटू में cos 60, और cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2 होता है बच्चों, तो पुट कर दो इसमें, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे देखो इसको कितना 4 और 4 3 जा 12, तो 12 और इंटू में cos 60 भी था तो 1/2, इसको काट दो 6 से कट जाएगा ये, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बचेगा 6 और 4 10 और 10 प्लस 9 19, रूट का 19 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको रूट से बाहर निकालना आता तो निकाल देना, वरना यहाँ पे भी आंसर छोड़ा जा सकता है, कोई मन नहीं करते। तो ये था बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, आई होप कि आपको समझ में आया। और मैंने आपसे कहा था कि ये 2 फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले। जब आप रिजल्टेंट निकालने जाओगे पूरे वेक्टर एडिशन में सिर्फ 2 फॉर्मूले काम करते हैं, सिर्फ 2। पहला तो ये वाला फॉर्मूला, पूरे वेक्टर एडिशन में भाई साहब यही वाला फॉर्मूला घूम रहा होता है, ले ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आर का। दूसरा घूम रहा होता है डायरेक्शन का, मैंने बताया था ना कि भाई साहब जो आंसर निकाल रहे हो आप 2 वेक्टर को जोड़ के, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो डायरेक्शन भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नीट्यूड तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दोगे कि r इक्वल टू में अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, यहां से मैग्नीट्यूड निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो बच्चा है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। हमने बोला कि भैया डायरेक्शन निकालना भी सिखाई दो, लगे हाथ, सब समझ में आ रहा है। मान लो 2 वेक्टर है p और ये वेक्टर है q, ठीक, और मैं आपसे बोलूं कि भैया रिजल्टेंट बताओ, इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? तो आप बोलोगे भैया इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, तो खींच दो कहीं पे भी लाइन ऐसे करके, ये रहा r। और आपसे बोला जाए कि ना मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख गए आप, r का डायरेक्शन बताओ, तो r का डायरेक्शन मतलब होता है r का एंगल बताओ,
आर छोटा वाला वेक्टर मतलब पी वेक्टर, नीचे वाला छोटा वाला होगा, तो जो छोटा वाला वेक्टर है उससे आर कितने एंगल पे गया, ये एंगल बताओ, इस एंगल को बीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटा। और इसी यही एंगल, ये एंगल ही हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, ये एंगल क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। तो एक फॉर्मूला तो आर का मैग्नीट्यूड निकालने का, एक बीटा का फॉर्मूला है। बीटा का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आप लिखोगे टेन बीटा, टेन थीटा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं 11th 12th, साइन कॉस टेन में से टेन का ही इस्तेमाल मेजॉरिटी टाइम कर सकते हैं। तो हम टेन बीटा निकालेंगे, थीटा की जगह में बीटा लिखा है तो टेन बीटा। टेन बीटा का बच्चों फॉर्मूला आता है बी साइन थीटा, रट लो, छोटी मोटी चीजें हैं भाई, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा। सॉल्व कराना सिखाएंगे, काहे डर रहे हो, हम बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बता चुका मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ भाई साहब, दोबारा लिखोगे जितनी बार सुनोगे उतना लंबा याद रहेगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, है या ना बोलो। यहां से क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड, और यहां से क्या निकलेगा, डायरेक्शन, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं एडिशन, मैक्स है ही। और बच्चों को इतना कंफ्यूज कर रखा होता है कि पूछो मत, बच्चा फिर हाथ ही खड़े कर देता है, ना हमको ना हारो भाई। पूरे वेक्टर एडिशन में चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चल रहा हो, चाहे पैरेललोग्राम चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, यही दो फॉर्मूले काम करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्शन निकालने के लिए वाला फॉर्मूला। अब मैग्नीट्यूड के एग्जांपल तो मैंने बता दिए थे आपको, अब मैं आपको एक एग्जांपल डायरेक्शन का बता देता हूं, क्योंकि बच्चों को टेन थीटा सुनते ही साइन कॉस तो याद नहीं हो रहा, टेन थीटा आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, अरे हमारे पास आए हो कैसे कंफ्यूज रहोगे बताओ। एग्जाम्पल 1, देखो बीरो, रूल्स आर रूल्स, मतलब एक क्वेश्चन मैं करूंगा और दो क्वेश्चन आप करोगे, तो रूल्स भाई वैसे फॉलो करेंगे, नो चीटिंग एट ऑल। देखो भाई अब एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, मान लो एग्जांपल के लिए अपने पास दो वेक्टर है, एक है 3 न्यूटन और दूसरा है अपने पास 4 न्यूटन का, और मैं आपसे कहूं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, बीच में कहीं पे रिजल्टेंट आएगा इनका, है ना, यहाँ कहीं बीच में रिजल्टेंट आएगा। अब इस आर का मैग्नीट्यूड तो निकालना है, साथ में ये एंगल बीटा भी निकालना है, और मैं एक निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेन बीटा वाला फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे मैग्नीट्यूड, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे मैग्नीट्यूड। देखो बच्चा, हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना, अपने पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर प्लस में 2ab cos थीटा। पहला मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, सीधे सीधे 9 लिख रहा हूं, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस में 2, a मतलब है 3 और b मतलब है 4, और इनटू में लिख दूंगा cos 60, थीटा दे रखा था cos 60, ऐसे करके लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर दो, r इक्वल टू बच्चों अंदर आएगा 9 प्लस में 16 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये 24 और इनटू में cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, तो हाफ लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो बच्चों, ये काटेंगे तो ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा अपने पास, है ना, 12 2 जा आ जाता है। अब इसी के नीचे मैं इसको ऐड कर दूंगा, बस अपने आप आंसर निकल जाएगा। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू में अंडर रूट, बताओ वैल्यू कितना कितना, 9 और 16 ये हो जाएगा बच्चों 25, और 25 प्लस में 12 ये हो जाएगा 37, तो रूट का 37 इज द मैग्नीट्यूड। अब देखो बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पे फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, जिन बच्चों को इसके आगे रूट निकालना आता है डेसिमल में वो निकाल सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको बता दूं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व होता है, और इस चीज को मैं किसी और वीडियो में सिखा दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पे अगर आपने आंसर छोड़ा तो अब टीचर की मर्जी है, वो चाहे तो आधे नंबर काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते। तो सिंपल सी बात है, जिस टीचर ने क्लासरूम में सिखा रखा होता है वो काट देता है, और जिस टीचर ने नहीं सिखा रखा होता है वो नहीं काटता है, और मेजॉरिटी टीचर सिखाते ही तो नहीं कटेगा भाई। देखो आपने सबसे पहले क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। अब बात रही भैया ये तो निकालना सिखा दिया था आपने, डायरेक्शन तो बताओ वो टेन बीटा वाला फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, देखो अभी बताते हैं। इसको स्लाइड करके साइड कर लेते हैं, अब टेन बीटा निकालेंगे। टेन बीटा वाले फॉर्मूले में बच्चों सीधे सीधे वैल्यू पुट करना होता है, और मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन बीटा का फॉर्मूला क्या था बताओ, टेन बीटा का फॉर्मूला था बच्चों b sin थीटा प्लस में डिवाइड में प्लस में a प्लस में b cos थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बेसिक काम करा करो। बेसिक काम क्या, भैया डायग्राम को देख के गिवन लिखो। गिवन क्या क्या लिखोगे, देखो भाई गिवन में मुझे दिख रहा है, गिवन अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो मुझे इसके लिए a b और थीटा चाहिए। a क्या होता है, a हमेशा छोटा होता है b से, तो वेक्टर में जाके देखो छोटा कौन है,
3 और 4 में कौन छोटा? 3। तो जो छोटा हो उसको ए कह, क्या कह दोगे? ए। और जो बड़ा हो उसको क्या कहोगे? बी। बड़ा कौन था? 4 और छोटा कौन था? 3। ए और बी डिसाइड हो गया हमारा। ए हमेशा छोटा, छोटे वाले को हमेशा ए लिख दो, सिंपल सी बात। और थीटा कितना लिखोगे? 60 डिग्री दे रखा तो वो लिख दिया। अब इन सब की वैल्यू उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अपने आप आंसर। देखो करके दिखाते हैं। 10 बीटा इजकल टू में 10 बीटा इजकल टू में हम लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे बी था तो बी की वैल्यू लिख दो। बी कितना है? 4 इंटू में साइन, तो साइन और थीटा की जगह में 60 डिग्री दे रखा तो वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए प्लस में, तो ए की जगह में कितना लिखेंगे हम? 3 प्लस में फिर से बी लिखा तो फिर से बी लिख दिया, बी की जगह में 4 और इंटू में कॉस थीटा, थीटा कितना था? 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करके और आंसर लिखना बताता हूं कैसे लिखते हैं। देखो अब इसी के नीचे लिखेंगे बच्चों 10 का 10 बीटा का बीटा। अब देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे 4 को 3 से जोड़ के 7 कर देते हैं। भाई साहब ये 4 तब तक इस 3 से नहीं जुड़ेगा जब तक वो cos 60 के साथ सॉल्व ना। तो ये बेसिक मैथ वाली गलती नहीं है। अब ऊपर वाला आ जाओ पहले, तो 4 इंटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, डिवाइडेड बाय 3 को एज इट इज लिखो, प्लस का प्लस लिखो, पहले उधर वाला सॉल्व होगा भाई। 4 का 4 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब जो कटा उसको पहले काटो, ये 2 से 4 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, 2 बचेगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं 10 बीटा इजकल टू में 2 और ऊपर में √3 बचा और नीचे में देखो यहाँ पे 3 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब इनको ऐड किया जा सकता है। नीचे देखो 10 का 10 बीटा का बीटा, ऊपर में क्या बचा? 2√3 और नीचे में 3 प्लस में 2 सीधे सीधे आ रहा है, तो अब इसको जोड़ के आप 5 कर दोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही पे आंसर छोड़ देते हैं कि भैया मेरा आंसर निकल गया। बच्चों आपसे डायरेक्शन पूछा था, क्या पूछा था आपसे? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब सिर्फ बीटा होता है, 10 बीटा नहीं होता। डायरेक्शन मतलब सिर्फ बीटा, बीटा निकाल के दो बस। तो बीटा निकालने के लिए 10 को यहाँ से LHS से RHS में भेजना पड़ता है, तब जाके आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। देखो बच्चों अब कैसे भेजो, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिर्फ बीटा। क्या लिखूंगा? सिर्फ बीटा। 10 जो है सिर्फ TAN, 10 थीटा को पूरा बीटा को मत भगा देना, सिर्फ TAN को। 10 को LHS से जब RHS लेके जाते हो आप तो 10 की पावर -1 लिखा जाता है। इसको 10 इनवर्स भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 10 इनवर्स। तो ये बीटा इक्वल टू लिखा जाएगा 10 ऊपर से इधर जाके 10 इनवर्स और जो भी नंबर वैल्यू था, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आया था उसको ब्रैकेट में लिख दो, 2√3/5। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, जहां पे हमने उनको बीटा यानी कि डायरेक्शन निकाल के दे दी। तो ये इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूं। देखो ये था एक न्यूमेरिकल जो कि बनता है, और वेक्टर एडिशन में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। घूम फिर के यही फॉर्मूले लगने हैं, यही सॉल्यूशन होना है। पहले या तो आप दो वेक्टर देके एंगल देके आपको बीच में रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, और या नहीं तो आपको 10 बीटा वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्शन निकाल के देना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? 10 को RHS में भेजते हैं 10 इनवर्स करके। बस बच्चों को इतना पता होना चाहिए। अब देखो भाई रूल्स आर रूल्स। हाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ, एडिशन में देखो सबसे पहले आपने आज क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर होता क्या है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फिर दूसरा सीखा आपने एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन में इतना ही था। कई बार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो कई बार ऐसे भी आता है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक वाली बात होगी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक और एडिशन में ही बता रहा हूँ। एडिशन में मान लो कि आपको क्वेश्चन में देंगे वो कि दो वेक्टर है, एक 2i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप है, ठीक ऐसे करके, और दूसरा भी एक वेक्टर है b वेक्टर। अब वो कार्टेशियन फॉर्म में कई बार ऐड करने के लिए कहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक बात है। तो 4i कैप प्लस में 6j कैप और माइनस में k कैप ऐसे लिख दिया मैंने आपसे। और मैं आपसे कह रहा हूँ सीधे सीधे कार्टेशियन फॉर्म में भाई i j k में लिखा है, दोनों को ऐड करके बता दो कितना होगा। तो सिंपल है, i को i से जोड़ दो, j को j से जोड़ दो, k को k से कर दो। माइनस करने के लिए बोला था i को i से माइनस, j को j से माइनस, k को k से माइनस। तो ये वाली चीज बहुत बेसिक है एडिशन में। या तो फॉर्मूले लग रहे होंगे, दो ही फॉर्मूले लगेंगे, r का या फिर 10 बीटा का, और या नहीं तो सीधे सीधे कार्टेशियन फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं कर दूं तो इसका नंबर कितना है 2, इसका कितना है 4, तो 2 प्लस में 4 6i कैप, दोनों को ऐड करना है। -2 और +6 कितना बचेगा? 6 में से 2 तो घट जाएगा ना, तो बचेगा 4j कैप, है ना। और यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2k कैप, ये रहा हमारा, हमने ऐड करके दिखा दिया आंसर। तो ये कभी बेसिक वाले कार्टेशियन फॉर्म आ जाए भाई, इसमें सोचना होगा। अब वापस आ जाओ, रूल्स आर देखो, भूला नहीं भाई। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 क्वेश्चन आप करोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को यही साइड कर देता हूं और मैं आपको देता हूं 2 क्वेश्चन। अगर आपने ये कर दिया तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हमने कर दिया था। 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका हाथ बिड़ा देगा और एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा। रुको 1 मिनट,
मैं आपको कहता हूं कि ये रहा, पहला है 4 न्यूटन का और दूसरा है 5 न्यूटन का और एंगल है सेम 60 डिग्री। तो जल्दी से इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो और बीटा निकाल के बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बच्चों, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके फॉर्मूले हाथ पे बैठेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा अच्छा सा। चलो देखते हैं कितने बच्चे ये थर्ड क्वेश्चन कर पाते हैं। जिसने थर्ड क्वेश्चन कर दिया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेके पूरी दुनिया को बता दूंगा कि भाई साहब ये बच्चा बहुत अच्छा है या फिर ये बच्ची बहुत अच्छी है। चलो ये मान लो 3 न्यूटन, ये अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन करा करो भाई साहब। 3 न्यूटन और यहां से इधर की तरफ निकल गया ये 5 न्यूटन का। अच्छा क्या बेसिक सा क्वेश्चन है। और यहां से एंगल है 120 डिग्री। तो अब बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा और उसका बीटा भी निकाल के बताओ। चलो जिस बच्चे ने दोनों का आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया उसको मिलेगा नाम मिलेगा नाम। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सबके सामने बताऊंगा कि बहुत अच्छा बच्चा है, सिंसियरली पढ़ता है। चलो तो ये था बच्चों पूरा एडिशन। आपने पूरा बेसिक्स पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया और एडिशन पढ़ लिया। इसके बाद बचता है बच्चों सिर्फ मल्टीप्लाई। इतना ही था वेक्टर में, इतना ही इजी वे में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो आप। अगर किसी भी बच्चे ने ये वीडियो देख लिया पूरा तो भाई साहब उस बच्चे को पूरा वेक्टर ही क्लियर हो जाएगा। बचा क्या आप सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, चैनल ग्रो कराओ यार। हाँ देखो ये बात सच है कि आप सबके कमेंट से मेरा मोरल और मेरा जो एनर्जी है वो बूस्ट होता है। अच्छा लगता है आप लोग जब कहते हो तो हमें लगता है कि हम कुछ वर्दी कर रहे हैं भाई, बच्चों की हेल्प हो रही है। लेकिन भाई चैनल को तो ग्रो कराओ। चलो सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को बोलेंगे भैया के चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रो कराओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक, इतने में आपका वेक्टर कंप्लीट, फिर बाकी टॉपिक आगे वाले वीडियो में कर दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।